दोस्तों, गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एनसीईआरटी क्लासिक्स का अध्याय नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसमें अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। रोशन के रुपये जन्मदिन पर रोशन को दादाजी ने से कड़क नोट मिले। उसने उन्होंने अपने हाथ में दबा रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने को बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल एक कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बना है और बाईं तरफ छोटे चित्र चित्रित है। उसने सोचा, आखिर यह शेर क्यों बना हुआ है? आइए जानते हैं कि शेर क्यों बना है। एक बड़ा राज्य था, एक साम्राज्य। हम जिन शेर के चित्र रुपये पैसे पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्होंने पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ का स्थापित किया गया। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। इतिहास में महानतम राजाओं में से एक था अशोक। के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करते हैं। उन राजाओं को साम्राज्य कहा जाता था। आइए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले किया था। आइए जानते हैं, जब मगध पर नंद वंश का अंतिम शासक घणानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, चाणक्य ने ठान लिया था कि नंद वंश का अंत करके कोई नया वंश का स्थापना करेंगे। और उन्होंने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण देकर मगध पर मौर्य वंश का स्थापना की। मौर्य वंश का जो शासक बने थे, वो बने चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे और 298 ईस्वी तक गद्दी पर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश ने करीब 137 वर्ष मगध पर राज किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री थे, वो चाणक्य को बनाए थे। चाणक्य का एक और नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा था, पुत्र थे बिंदुसार। बड़ा अय्यासी राजा था, मदिरा और शराब शबाब। इन्होंने 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था और 269 ईस्वी तक गद्दी को चलाया था। बिंदुसार का पुत्र थे सुसीम बड़ा बेटा था और छोटा बेटा अशोक थे। एक बार की बात है कि तक्षशिला के राजा बिंदुसार हुआ करते थे। तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। तक्षशिला कहां पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। तक्षशिला में बड़ा विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने अपने बड़े बेटा को पहले भेजा था, अर्थात सुसीम को भेजा। सुसीम उस विद्रोह को नहीं दबा सका। सुसीम पिटाकर आ गया। उसके बाद बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक ने क्रूरता से अपनी तलवार निकालकर तक्षशिला के लोगों को काटकर और युद्ध को समाप्त करके आया।
तब बिंदुसार ने कहा कि अशोक एक ऐसा प्रतापी राजा बनेगा। ठीक है, उसके बाद 269 ईस्वी में अशोक को राजा बना दिया गया। अशोक, आइए देखते हैं अशोक महान का जन्म 305 बीसी में हुआ था और अशोक 269 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और गद्दी के 8वें वर्ष में ही यानी 261 ईस्वी पूर्व में एक कलिंग राज्य पर अधिकार किया। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कहां पड़ता है? उड़ीसा में। उस समय कलिंग की राजधानी तोसली थी और कलिंग का राजा जो था वो खारवेल था। यह हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। तो कलिंग में 261 ईस्वी में युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कलिंग का एक शर्त था कि जब कोई बाहरी आक्रमण हो, युद्ध हो, तो बच्चा, बूढ़ा, औरत सभी इस युद्ध में भाग लेगा। उस युद्ध में बच्चे, बूढ़े सभी भाग लिए थे और उस युद्ध में भारी रक्तचाप हुआ था। करीब 1 लाख लोग मारे गए थे। उसी समय अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और 261 ईस्वी में पूर्व में अशोक ने अपना वेशभूषा त्याग किया और युद्ध से संन्यास की घोषणा किया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली अपने भतीजे के कहने पर। और उन्होंने अपना गुरु उपगुप्त को बनाया था। उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए और युद्ध को त्याग दिए। अशोक की 5 पत्नी थी। कितने पत्नी? 5 पत्नी। इसमें जो अधिक प्यार करती थी वो थी कारुबाकी। कौन थी? कारुबाकी थी। कारुबाकी से अधिक प्यार करता था अशोक और प्यार के चक्कर में ही युद्ध को त्याग करना पड़ा और लास्ट में अपने साम्राज्य का खो दिया। नहीं तो अशोक जितना प्रतापी राजा कोई नहीं था मगध में। अशोक ने 14 शिलालेख भी लिखवाए थे। अशोक का एक अभिलेख है भाब्रू अभिलेख। वो राजस्थान में लिखवाए थे कि यहाँ अशोक का नाम मगध सम्राट अशोक मिलता है। ठीक है, आइए जानते हैं, कहानी पढ़ते हैं। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। कौन कौन? तो वो हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उनका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। ये महत्वपूर्ण राजा बने थे। अशोक के बाद का राजा जो था वो कुणाल था। वो ऐसा शासक नहीं था। कुणाल के बाद जो अंतिम शासक था वो बृहदत्त था। बृहदत्त का सेनापति था पुष्यमित्र, जो ब्राह्मण था, लेकिन बृहदत्त को मारकर मगध पर एक नया वंश का स्थापना किया था, शुंग वंश, जिसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, शुंग वंश। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र पर उन्हें काले बिंदु से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम मध्य एशिया में जाने का मार्ग है। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों, पशुपालकों का गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रह और जानवरों के शिकार करने की जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे।
आइए जानते हैं आगे। देखिए क्या कहता है। भाषाएं बोलते थे, भाषाएं बोलते थे वे लोग, शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। साम्राज्य, राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न था? देखिए, राज्य और साम्राज्य में बहुत अंतर होता है, क्योंकि साम्राज्य जो होता है वो बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए सेनाओं की जरूरत होती है साम्राज्य का। इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण में उन्हें बड़ी संख्या में इकट्ठा करने वाले अधिकारी जरूरत होते हैं। ठीक है। साम्राज्य का प्रशासन क्या होता है, आइए जानते हैं। क्योंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता रहता था। आइए देखते हैं। कहता है आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह है कि इलाकों के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्त करते थे। राजा के आदेश पर का उल्लंघन करते थे अधिकारी, उनको सजा देती थी। जो राजा के आदेश को उल्लंघन करता था उसे अधिकारी सजा देते थे। इनमें से कई अधिकारी को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजाओं के पास जासूसी अधिकारी कार्यकलाप नजर रखते थे। जैसे अभी आईबी है, सीबीआई है, जासूस उसी को कहते हैं। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज्य परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रित करता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता था कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों का ही माना जाता था। आइए जानते हैं आगे कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र, इसके इलाके मौर्य शासन सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण था। यहां से उन्होंने भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। इन्हें इकट्ठा किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र का यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोना और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव यह है कि संसाधन नजारों के रूप में इकट्ठित किए जाते थे। नजराना क्या होता है, आइए जानते हैं कि नजराना क्या होता है। देखिए क्या होता है नजराना। जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हो वही नजराना होता है। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए किया जाता है, स्वेच्छा से इसे देते हैं। आइए जानते हैं कि राजधानी में सम्राट क्या होता था। राजधानी में सम्राट मेगास्थिनिज डायमिकस एक राजदूत आया था, वही उसका उत्तराधिकारी मेगास्थिनिज आए थे। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया और यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर मेगास्थिनिज को भेजा था। मेगास्थिनिज ने एक पुस्तक की रचना किया था, इंडिका, और यह विवरण एक अंश दे दिया है। सम्राट का जनता के सामने आने पर अवसरों में शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। एक सोने की पालकी में लाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक जो था वो पेड़ लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते रहते थे। एक झुंड में रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता।
राजा समानतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे हुए रहते थे। वे हमेशा इस बात से डर रहता था कि कहीं उसकी कोई हत्या ना करने की कोशिश करे। उसके खाना खाने से पहले एक खास नौकर उस खाने को चेक करता था, चखता था। वे लगातार 2 रात तक कहीं एक जगह नहीं रहते थे, कहीं एक कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जानते हैं, जो अभी पटना बिहार की राजधानी है। आइए जानते हैं। एक विशाल और खूबसूरत नगर था पटना। यह एक विशाल आइए जानते हैं कि पटना, आधुनिक पटना के बारे में। पटना एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्शाकारी अलंकृत है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए वन बसेरों से घिरा है। आइए जानते हैं आगे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। ठीक है, वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनमें से एक उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी चीजें लाकर देते थे। अशोक एक अनोखा सम्राट था। अशोक के बारे में आइए जानते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक था, प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करते थे। अशोक ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखी है। ब्राह्मणी लिपि में प्राकृत भाषा में लिखा है। ठीक है, आइए वर्णन करते हैं। कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध क्या था? जब अशोक 269 ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा था और गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष पूर्व यानी 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग का राजा खारवेल हुआ करते थे। खारवेल। कलिंग का एक नियम था कि अगर यहाँ कोई युद्ध करे तो यहाँ सभी लोग युद्ध करेगा। बच्चा, बूढ़ा, औरत, जवान सभी लोग युद्ध करते थे। आइए जानते हैं। यह एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वो भी युद्ध में मारे जाते हैं और प्रियजनों को खो देता है। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रही है। अब मैंने धर्म पालन करते हुए यानी मैं बौद्ध धर्म का पालन करते हुए दूसरे को शिक्षा देने के लिए निश्चित हूं। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में है। अलंकृत कर रहा हूं, मेरे बाद मेरा बेटा पोता यह युद्ध नहीं करेगा। इसके बदले उन्होंने यह सोचा कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि एक क्षत्रिय राजा के लिए युद्ध करना अनिवार्य है। युद्ध त्याग किया और अपने वंश का अंत कर दिया अशोक। आइए जानते हैं अशोक का कलिंग युद्ध क्या था। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर युद्ध ने वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवी देवता का पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चे को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि मैं
अपनी प्रजा को निर्देश दूं। वे बुद्ध के उपदेश से प्रेरित हो गए। ऐसी कई समस्या थी जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूरता सा व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार व पड़ोसी के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह सब महसूस किया। इन समस्याओं को निदान उनका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया और जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अलावा अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख और स्तंभ को खुदवा दिए। अधिकारी को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उस लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धर्म के विचार को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे। आइए जानते हैं, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इनके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवर के लिए चिकित्सा की व्यवस्था भी की। अशोक अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है। बच्चों के जन्म पर जब यात्रा शुरू करते हैं तो तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति को माने तो ज्यादा फलदायी होता है। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? यह है अपने दासों नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीव पर दया करना, ब्राह्मण तथा श्रम को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे धर्म की निंदा करना, दोनों ही बात गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्म देश आज भी हमसे एक ऐसा भाषा में बात करता है जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अशोक के धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने की बातों को बताया है। आज्ञा अनुसार अशोक संदेश और हिंसा के आज भी प्रशंसक है। आइए जानते हैं ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियों में देखते हैं। आइए जानते हैं कि ये लिपियां क्या होती है। अनंतर मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। देखिए, यही चीन का दीवार है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालकों लोगों की रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी। यह दीवार लगभग 6400 वर्ग मीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग किया गया है। ईंट से बनी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोग काम करते थे। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी बुर्ज बने हुए थे। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैया से भिन्न था। कैसे? आइए कल्पना करते हैं। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन है, देख लीजिए। आओ याद करते हैं। मौर्य वंश में विभिन्न काम धंधों में लगे लोगों की सूचियां बनाए,
रिक्त स्थान को पूर्ति करे। इस तरह आज का अध्याय नंबर 7 समाप्त होता है। आप लोग गुरुकुलम ज्ञान भूमि गया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह से आपको प्रत्येक दिन अलग अलग अध्याय यानी लेसन लेकर आएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।